जो यदि सुनना है तो तालियां बजाओ, प्यारे कविता सुनाऊंगा मैं कविता की बेला। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। इतना सुनते ही नेताजी चिढ़ गए, हम सब भिड़ गए। हमारी पत्नी बोली नेताजी नाराज मत होइए, हम आपको नए फ्लेवर की चाय पिलाते हैं। नेताजी बोले भाभी जी जल्दी पिलाइए, आपके पति हमें बहुत सताते हैं। मेरी पत्नी ने फुर्ती दिखाई, किचन में गई, भाई साहब और चाय की जगह पानी गर्म करने लगा। नेताजी बोले ये क्या है, इसमें तो ना दूध है, ना बत्ती है, ना शक्कर है। हमने कहा नेताजी ये महंगाई का फ्लेवर है। बड़े समझदार श्रोता है साहब, मुझे ना आपके ठहाके सुनाई दे रहे हैं, ना आपकी तालियों की आवाज सुनाई दे रखना। भीलवाड़ा के लोग बड़े समझदार, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार तू तो ये बता कि भीलवाड़ा के सब लोग समझदार है क्या? कुछ मैं आया तो योगेंद्र भाई साहब मुझसे बोले और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जरूर जानवरों के होने की बात नहीं है। शशिकांत भाई साहब देश के बड़े संचालक, मेरे घर आ गए साहब भोपाल, मेरा बच्चा खड़ा दरवाजे पे 8 साल का, बोले दनादन को बाहर सोता साहब, लोग अपने को दनादन कहते हैं क्योंकि अपन टनाटन कहते हैं। अरबिन मुद्दी धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार। जूते बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे, जूते बड़े निठल्ले सांड हो गए। हमने देखा भैया का किरदार दनादन, तो हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक बटाई। अरे हमने बनी लुगाई टुन टुन सी दमदार दनादन, हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, किंतु निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। सुबह सुबह कसरत तो जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। सुबह जीत गए ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दना। सम्मेलन हुआ, एक बहुत बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाए कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा। बहुत अच्छी कविता आपने बहुत खामोशी से स्वीकार कर ली। मैं दीपक से माफी चाहता हूँ कि उसके काव्य पाठ के दौरान जो व्यवस्थाएं बन रही थी उसमें कहीं उसका काव्य पाठ 19-20 आप तक पहुंचा, लेकिन जो अंतिम पंक्ति उसने कही कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा हिंदुस्तान को बदलने के लिए, अगर कविता आप तक पहुंची हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर उससे आशीर्वाद दीजिए कि ये नए कवि अच्छी कविता लिखने की भी हिम्मत कर सके, आपको सुनाने की हिम्मत कर सके। अब व्यवस्थाएं पूरी तरह जम चुकी है। आइए मैं उस कवि को बुलाता हूँ जो हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों में राष्ट्रभक्ति की कविता का पर्याय बन गया है। डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति में यह कहना थोड़ा सा नावाकिफ रहेगा, लेकिन मुझे इसलिए कहना वाकिफ लग रहा है कि आज हम उनके शहर में हैं। आदरणीय पवार जी से लेकर देश का हर कवि ये जानता है कि हिंदुस्तान में जब कवि सम्मेलन को जमने वाले कुछ 4-6 नामों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें से एक नाम भीलवाड़ा से होता है, जिसका नाम है योगेंद्र शर्मा। और वो देशभक्ति के तेवर को जिस प्रकार से जीते हैं, मैं आदरणीय शाहजहांपुर के एक बड़े कवि विकल जी की 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में उधार लेना चाहता हूँ। पंक्ति आप तक पहुंचे तो जरा अपने कवि की भूमिका तैयार करिएगा। विकल जी ने कहीं पर लिखा कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप से धोए गए हैं, पांव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ बोए गए। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय बड़े भाई श्री योगेंद्र शर्मा, भीलवाड़ा, राजस्थान। की धरती पर रखा, जिसका नेतृत्व स्वयं एक बेटी कर रही है, जिस नगर परिषद की सभापति आदरणीय मातृशक्ति है ललिता जी, मंच पर मेरी बड़ी बहन डॉक्टर कीर्ति काले बैठी है।
इतनी सारी मातृशक्ति हमारे सामने बैठी है, तो भीलवाड़ा के नगर परिषद को, भीलवाड़ा सरी के इस व्यवसायिक शहर को एक बात का संकल्प जरूर लेना चाहिए कि ना टूटना ना चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए और चंपा जूही रात रानी की तरह ये बेटियां घर घर महकना चाहिए। ऐसा कोई दुष्कर्म हमारे समाज में, हमारे परिवार में ना हो। कौन से नंबर से बोला है? जियो।